नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप कुछ सीखेंगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेनी की, संतान के जन्म की। ये जो हॉरोस्कोप है इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें तीन मिसकैरेजेस हुए हैं। संतान जन्म का जो पहला नियम है, जो एकमात्र नियम है कृष्णमूर्ति पद्धति में, वो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 5 2 11 में से किसी भी भाव का सिग्निफिकेटर होता है, कार्येश होता है, तो उस स्त्री को संतान होने की पूर्ण संभावना रहती है। इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि वो बैरन साइन है कि फियरी साइन है। फिर हम जब होरेरी में जाते हैं तो फिर क्या वो जो फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड है वो किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट के स्टार में बैठा हुआ है, तब तो वो बिल्कुल ही ना हो जाता है। बट जहाँ तक नेटल हॉरोस्कोप्स की बात है, वहाँ पे पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 2 5 11 में से किसी एक का सिग्निफिकेटर होता है तो निश्चय ही उस स्त्री को संतान का जन्म होता है, वो स्त्री माँ बनती है। दूसरी संतान के लिए यही नियम सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी से देखा जाता है, और तीसरी संतान के लिए नवम भाव के उपनक्षत्र स्वामी से देखा जाता है। द रीजन बीइंग कि हमारी कुंडली में हम जानते हैं कि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें जो थर्ड हाउस है वो छोटे भाई बहनों का होता है, तो पंचम से थर्ड हाउस, सप्तम से थर्ड हाउस, इस प्रकार से कुंडली को देखा जाता है। आइए इस हॉरोस्कोप को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या ये रूल फुलफिल हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, और क्यों ऐसा हुआ कि वो संतान कभी हो ही नहीं पाई। हॉरोस्कोप है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पंचम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा है। चंद्रमा मेष राशि में है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस का रूलर है। संतान नहीं होने के जो भाव हैं, अर्थात जो संतान होने के नेगेटिव भाव हैं, वो 1 4 8 10 12 होते हैं। 10वां इसलिए होता है क्योंकि वो 11वें का 12वां है। 12वां और 8वां अपने आप में नेगेटिव होता है। पहला भाव जो है वो दूसरे का 12th है, और फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस का 12th है। जो 12th हाउस, किसी भी हाउस का जो 12th हाउस होता है, वो उस हाउस के सारे सिग्निफिकेशंस को खत्म कर देता है। यहाँ पे हम देखें तो चंद्रमा जो है सिर्फ पहले भाव का अधिपति नहीं है, वो पहले और दूसरे दोनों भाव को रूल कर रहा है। केपी चार्ट में जो घर का स्पैन है, हाउस का स्पैन है, ये जो कुंडली है 1 डिग्री से ही शुरू हो रही है। 26 डिग्री तक फर्स्ट हाउस गया है, फिर 26 से दूसरा हाउस शुरू हो रहा है। इसीलिए क्योंकि केपी में बिगिनिंग ऑफ द हाउस को लिया जाता है प्लेसिडस हाउस डिवीजन में, तो यहाँ पे दोनों ही हाउसेस में कैंसर आ रहा है। मून जो है सन के स्टार में बैठा हुआ है। सन को हम अगर देखें तो सन की जो राशि है लियो, वो है ही नहीं कहीं पे। और सन खुद जो है नाइन्थ हाउस में है। नाइन्थ हाउस क्योंकि ये प्रथम संतान है, तो नाइन्थ हाउस का कोई लेना देना है नहीं। वैसे भी सन जो है मंगल के साथ बैठा है, डुअल साइन में, जल राशि में बैठा है, और इसका कोई लेना देना वैसे भी बनता नहीं है। हम देखें तो यहाँ पे जो पुत्र कारक है, बहुत पुत्र कारक जिसको माना जाता है गुरु, वो पंचम भाव में है। गुरु की दृष्टि सूर्य पे जा रही है। अगर आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो ये बड़ा ही शुभ कुंडली है, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में गुरु पंचम भाव में बड़ा अच्छा होता है, और नवम भाव पे उसकी दृष्टि जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि धन धान्य से परिपूर्ण, और पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो पहली संतान भी मिसकैरेज हो गई। अब हम देखें दूसरी संतान, तो उसके लिए हमको देखना होगा सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड बृहस्पति स्वयं है। बृहस्पति पंचम भाव में है। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो ये तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, लेकिन बृहस्पति जो है बुध के ही नक्षत्र, बुध के ही उप नक्षत्र और शुक्र के उप उप नक्षत्र में है। कृष्णमूर्ति पद्धति का एक और नियम होता है कि व्हेन द स्टार एंड सब आर द सेम देन वी हैव टू टेक द सब सब एज द सब लॉर्ड। सो यहाँ पे अगर हम शुक्र को देखते हैं तो इस हॉरोस्कोप में शुक्र 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि एक नेगेटिव हाउस है। शुक्र के पास जो रूलरशिप है, अगर हम यहाँ पे रूलरशिप देखें तो लिब्रा फिफ्थ हाउस की रूलरशिप है, लेकिन फिफ्थ के बाद कोई रूलरशिप इसके पास है नहीं। पंचम का रूलर होके 10th में बैठा है, जो कि 11th का 12th है। सो इसके पास भी बहुत ज्यादा कुछ देने को है नहीं। गुरु फिफ्थ हाउस में बैठा है, लेकिन जुपिटर की अगर हम रूलरशिप देखें तो सैगिटेरियस सिक्स्थ हाउस, पाइसेस 10th हाउस, 6 और 10 का स्वामी है, तो उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर नहीं है। गुरु का जो नक्षत्र स्वामी है बुध, बुध को हम देखें तो बुध सीधा सीधा 12th हाउस का रूलर है। तो यहाँ जो हमारे नेगेटिव हाउस थे, काफी सारे नेगेटिव हाउस का कलेक्शन ज्यादा हो गया है। पॉजिटिव हाउस कोई है नहीं, इसलिए दूसरी संतान भी नहीं हो पाई। हम बात करते हैं तीसरे की, तो यहाँ हम देखेंगे नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड को बाय द रूल। नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हमने पहले देखा कि वो तो वैसे ही 12th हाउस का रूलर है। मर्क्यूरी गुरु के नक्षत्र में है।
गुरु पंचम भाव में है। मरकरी गुरु के नक्षत्र में होने के साथ साथ क्या रूल कर रहा है? 12th हाउस। गुरु क्या रूल कर रहा है? यहाँ पे हमने पहले भी देखा था, छठे घर को रूल कर रहा है और 10वें घर को रूल कर रहा है। और जब हम दशा पे आएंगे, जब ग्रहों की दशा देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि जो मरकरी का उपनक्षत्र स्वामी है वो वीनस है। वीनस इस हॉरोस्कोप में 10th हाउस में बैठा है, क्या रूल करते हुए? लिब्रा। 5th हाउस को रूल करते हुए 10th हाउस में है, तो तीसरी संतान की होने का भी योग नहीं बन पाया। दशाओं की अगर बात करें तो 2004 से इनकी जो एज है, 1983 बॉर्न है, तो इनकी काफ़ी एज है, मतलब अराउंड काफ़ी एज हो ही गई होगी आप लोग देख लो। सो तो अगर हम मैरिज का टाइम माने कि 2000 राहु की दशा में शादी हुई होगी, तो महादशा लॉर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर होता है कि वो संतान देगा कि नहीं देगा। राहु बैठा हुआ है डुअल साइन में और जेमिनी का साइन है, सो बेसिकली फ्रूटफुल होता नहीं है। और राहु खुद 12th हाउस में है। राहु के ऊपर हम देखें तो मंगल की दृष्टि आ रही है। मंगल की अगर हम रूलरशिप देखते हैं तो 11th हाउस, और साथ ही साथ मंगल की रूलरशिप एरीज के बाद आ रहा है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो फॉल हो रही है, कहीं पे भी नहीं। और मार्स खुद बैठा हुआ है 9th हाउस में। राहु का जो सबलॉर्ड है इट इज मून। मून को हमने ऑलरेडी देखा कि वो संतान देने में सक्षम नहीं है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस प्लेस्ड इन 10th 110 दोनों, बोथ आर नेगेटिव हाउसेस फॉर चाइल्ड बर्थ। राहु की महादशा में नहीं हुआ। राहु की महादशा जो है इनकी कुंडली में 2022 तक चली। उसके बाद गुरु की दशा शुरू हुई। इनका मेरा जो क्वेश्चन आंसर हुआ था वो बहुत लाइकली 2022 में हुआ था, और जब गुरु की दशा नहीं थी। लेकिन अगर हम जुपिटर को भी देखें, जुपिटर हमने जैसे पहले देखा, जुपिटर इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी वीनस, तो जुपिटर के पास भी कोई शक्ति नहीं है संतान को देने की। अगर ये एक मेल का चार्ट होता तो हमको देखना पड़ता कि क्या 11th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो 5th हाउस का सिग्निफिकेटर है कि नहीं। संतान की चाह स्त्रियों में ज्यादा होती है पुरुषों से, इसलिए जहां तक हो सके, अगर आपके पास कोई कपल आता है ये पूछने के लिए कि भाई मेरे को, हमको शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 से 6 12 जो भी हो गया, तो सबसे पहले लेडी का हॉरोस्कोप देखना चाहिए। अगर आपको उसमें दिख रहा है कि हाँ ये हॉरोस्कोप अपनी जगह परफेक्ट है, तब जाके मेल का हॉरोस्कोप देखना चाहिए। डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई वीकनेस निकलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं निकले। तो ये संतान उत्पत्ति को देखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कृष्णमूर्ति पद्धति ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसमें कि आप किसी भी घटना के होने नहीं होने को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, टाइमिंग के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, मंथ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा दिमाग खपाएंगे, अपने सिर का दही करेंगे, तो आप दिन और समय भी बता सकते हैं। तो वो दिन दिन और समय बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से गोल्ड मेडल मिलता नहीं है। तो जनरली महीना बता देना, अपने आप में 15-20 दिन बता देना इज ऑल्सो सफिशेंट। क्यों इतना कष्ट दें अपने दिमाग को? दुनिया में आराम से रहिए, आराम से जाइए। तो ये मेरी ओपिनियन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप दिन और समय कैसे निकाल सकते हैं। मैं कृष्णमूर्ति पद्धति इतने समय से सिखा रहा हूँ। सो इफ यू वांट टू लर्न यू कैन जॉइन माय कोर्स ऑनलाइन, और इफ यू वांट टू हैव कंसल्टेशन यू कैन कंसल्ट मी फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लाइफ। फिर मिलते हैं आपसे अगले हॉरोस्कोप में। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।